नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का ये जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली इसमें मेंस में काफ़ी कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या फिर ना के बराबर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें प्री से काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस आती है और साथ ही साथ इसमें आपको इसका जो रिलेवेंस है, इस टॉपिक को और भी ज़्यादा आपको बातें मिलेंगी दूसरे अन्य टॉपिक में इसमें मिलजुल करके। इसलिए अगर आपको इस टॉपिक से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन मेंस में नहीं दिखता तो भी इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं, जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेसिकली हम लोगों ने इस बात को समझा था, हमने समझा था कि ये जो हमारी दुनिया है ये बनी हुई है मैटर से, और ये मैटर के बारे में हमने जाना था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन एलिमेंट के ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कुछ ना कुछ इनके कॉम्बिनेशन से ये सारे का सारा मैटर बना हुआ है। हमने इन एलिमेंट्स के बारे में जाना था कि ये एलिमेंट्स कुल मिलाकर के लगभग 114 प्रकार के एलिमेंट्स हैं और इन्हीं एलिमेंट्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही ये सारी की सारी रियलिटी बनी हुई है। तो फिर इसके बाद एलिमेंट्स को ही हमने और भी छोटे रूप में, जब इसे पार्टिकल रूप में तोड़ा, तो इस पार्टिकल रूप में हमने पाया कि इसे हम एक और फंडामेंटल पार्टिकल की तरफ लेके जा सकते हैं और उसी का ही हमने नाम दिया था एटम। ये एटम शब्द बेसिकली इसका अगर लिटरल मतलब हम निकालें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ए प्लस टर्म। ए प्लस टर्म का मतलब है कैन नॉट कट, यानी कि जिसे काटा नहीं जा सकता। इस तरीके की ये जो डेफिनेशन है कैन नॉट कट वाली, ये दी थी जॉन डाल्टन ने बताया कि हम एक ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल तक पहुंच सकते हैं जिसे और भी ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ये डेफिनेशन काफ़ी पुरानी है। उसके बाद हमने ये जाना कि एटम को फर्दर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है। इसकी शुरुआत की जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने सोचना शुरू किया। हमने देखा कि एटम में या मैटर में कुछ चार्जेस कलेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ऐसा एग्ज़ाम्पल लें कि हमने एक कॉम्ब लिया और अपने ड्राई हेयर्स में उसे कॉम्ब किया, यानी कि हम अपनी कंघी से जब हम अपने ड्राई हेयर्स पे उसे कॉम्ब करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चार्जेस कलेक्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम कागज़ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े लें तो वो चार्जेस के कारण वो टुकड़े कॉम्ब में अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। आखिर ये ऐसा हुआ क्यों? ये चार्जेस आए कैसे? क्या एटम स्टेबल होता है या फिर उसको और भी उसमें चार्जेस भी होते हैं? तो इस बात को जानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और वो एक्सपेरिमेंट्स किए जे थॉम्सन ने। ये भी नोबेल लॉरेट हैं, जे थॉम्सन। जे थॉम्सन ने बताया कि दरअसल एटम कुछ एक स्टेबल पार्टिकल नहीं है, बल्कि उसे हम कुछ और फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं। और इन्होंने खोज की इलेक्ट्रॉन्स की। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की तो इन्होंने कुछ एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बताया। उन्होंने कहा कि ये जो एटम है ये पडिंग के शेप में है। पडिंग का मतलब क्या है? पडिंग का मतलब ऐसा है कि जैसे कोई केक है और केक के चारों तरफ अगर हम कुछ फ्रूट्स के सैंपल लगा दें, फ्रूट्स के टुकड़े लगा दें, तो जब हम उन्हें इस तरीके से देखते हैं तो उन्होंने कहा एटम कुछ इस तरीके का है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ चिपके हुए उन फ्रूट्स के टुकड़ों के जैसे हैं। ये बात कही थी जे थॉम्सन ने। फर्दर इस पे और भी एक्सपेरिमेंट हुए और इसके रियल स्ट्रक्चर को जानने के लिए जो सबसे कामयाब एक्सपेरिमेंट हुआ और जो हमें पढ़ने वाला है वो है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया
रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे हम एटम के रियल स्ट्रक्चर को जान पाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली, AU गोल्ड की फॉइल ली, यानी कि एक पतली सी परत। इस गोल्ड की फॉइल में उन्होंने क्या काम किया कि इसे अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कराया। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जब इन अल्फा पार्टिकल से इस एल्यूमिनियम फॉइल पे इन्होंने बम्बार्ड कराया तो इन्हें कुछ बातें जानने को मिली। ये अल्फा पार्टिकल्स कुछ तो डायरेक्ट ही निकल गए, काफी सारे पार्टिकल्स डायरेक्ट ही निकल गए, कुछ पार्टिकल्स रिपेल कर गए और कुछ पार्टिकल्स वापस लौट आए। जब उन्होंने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया और इस तरीके के रिजल्ट्स देखे तो उन्होंने एक अच्छे अंदाज में इस सारी बात को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो पत्थर से किसी दीवार पर पत्थर फेंकता है, तो हर बार अगर दीवार क्या है, सॉलिड है, तो हर बार उसे आवाज सुनाई देनी चाहिए थी। लेकिन यदि सामने दीवार ना हो, अब कोई एक फेंसिंग सी हो, एक जैसे कि हम बॉर्डर पे एक फेंसिंग देखते हैं, कटीले तारों की फेंसिंग देखते हैं, और उस पर अगर कोई पत्थर फेंके तो कुछ पत्थर बिना उसे टकराए वापस चले जाएंगे, कुछ उसे टकरा करके इधर उधर जाएंगे और कुछ हो सकता है उसे टकरा करके वहीं पर रह जाएं। तो ये जो एटम का स्ट्रक्चर है, या फिर मैं कहूँ कि इस पूरी फॉइल का स्ट्रक्चर था, या फिर कहा जाए कि इससे हमें पाना क्या था, इसे हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानना था। और इस एक्सपेरिमेंट से जब उन्होंने पाया तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ खास बातें हैं, और वो खास बातें कुछ इस तरीके की हैं। पहली बात कि ये जो एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पेस मौजूद है, तभी तो ये सारे अल्फा पार्टिकल्स इससे सीधे के सीधे निकल गए। दूसरी बात उन्होंने बताई कि ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है, या फिर ये जो एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्योंकि अगर पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता तो इन्हें रिपेल नहीं करना चाहिए था, इन अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल नहीं करना चाहिए था, बल्कि उन्हें अट्रैक्ट करना चाहिए था। तो रिपेल किए, इसका मतलब कि ये भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये जो इसका न्यूक्लियस है, ये पूरे एटम का बहुत ही छोटा पार्ट है, और इस बात को बताया फर्दर एक्सपेरिमेंट में कि ये कितना छोटा है, ये लगभग 10⁵ टाइम्स छोटा है। 10⁵ का मतलब लगभग 1,00,000 गुना इस पूरे एटम से इसका न्यूक्लियस छोटा है। यानी कि इतना ज़्यादा छोटा है, और साथ ही साथ ये भारी भी है। ये एल्यूमिनियम फॉइल भारी भी है। भारी इसलिए कि जब इससे अल्फा पार्टिकल्स टकराते हैं तो टकराने के बाद वो वापस भी लौटे हैं। तो इसका मतलब ये चौथी बात बताई कि ये काफ़ी हैवी भी है। हैवी का मतलब है कि इसका जो टोटल मास है वो कहाँ पर केंद्रित है, वो इसके न्यूक्लियस पे ही केंद्रित है। बाकी जो किनारे पर है वो लगभग नॉमिनल मास है, वहाँ पर बिल्कुल भी वेट वगैरह कुछ भी नहीं है उसका। जो भी इसका मास है वो टोटल न्यूक्लियस पर है। तो इस तरीके की ये सारी बातें हमें इस रदरफोर्ड मॉडल से मिलती हैं। रदरफोर्ड को इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, और यहाँ तक तो इनकी बातें ठीक थी, लेकिन जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इस एटम के चारों तरफ मौजूद हैं और किस तरीके से वो अपने वर्क करते हैं, इन सब को बताने की बातें आई, तो इन सब को बताने में थोड़ा सा इस रदरफोर्ड मॉडल को में दिक्कत आई, और वो ड्रॉबैक्स क्या थे, वो दिक्कतें क्या थीं, उन बातों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी दिक्कत थी, रदरफोर्ड मॉडल ने कहा
कि एटम क्या है, बेसिकली अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब कैसे कि इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट करते रहते हैं, यानी कि कभी उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है तो कभी कम होती है। अगर उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है तो इसका ये मतलब है कि वो कोई ना कोई एनर्जी रिलीज़ करेंगे, और जब वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को गिर करके एटम के न्यूक्लियस पे आ जाना चाहिए, और फिर एटम को स्टेबल हो जाना चाहिए, अनस्टेबल हो जाना चाहिए। लेकिन हम ये जानते हैं कि एटम तो स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि मास भी स्टेबल होता है, मैटर भी स्टेबल होता है। तो इस तरीके से ये पूरी बातों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ बातों को एक्सप्लेन करने में ये रदरफोर्ड मॉडल फेल रहा। उन बातों को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानने के लिए एक और साइंटिस्ट आए, इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला इसी एटम के स्ट्रक्चर को बताने में, और वो थे नील बोर। नील बोर इनका जो मॉडल था उसे बताने में उसे बोर एंड बरी मॉडल भी कहा जाता है। बरी इनके सहयोगी थे, बोर एंड बरी मॉडल कहा जाता है। और इनका प्रिंसिपल ये था, इन्होंने बेसिकली एटम के आसपास के स्पेस के बारे में बताया। जैसे कि ये एटम का न्यूक्लियस है जिसमें कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और इसके आसपास इन्होंने कहा कि ये जितने भी बातें हैं ये कुछ शेल्स के रूप में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और ये शेल्स कैसी हैं? उन्होंने इनका नाम दिया के टाइप की शेल, एल, एम, एन, इस तरीके की शेल्स में मौजूद हैं। के, एल, एम, एन इन्होंने नाम दिया, और इनकी नंबरिंग भी की। के का मतलब है 1, एल का मतलब है 2, एम का मतलब है 3rd शेल, एन का मतलब है 4th शेल। इस तरीके से उन्होंने इसके नाम दिए, और उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से मौजूद हैं, और वो रूल है 2n², जहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ शेल। जैसे कि अगर k है, k शेल में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो कितने हैं? फॉर k शेल n = 1, और n = 1 होगा तो इस 2n² का नंबरिंग आएगी 1 का स्क्वायर 1 × 2 यानी कि 2। l को अगर हम देखें तो यहाँ पर l n = कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 = 8। तो l वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। ऐसे ही m में कितने होंगे? n = 3 है, 3 3 = 9, 9 2 = 18। n में कितने होंगे? तो n = 4, 4 4 = 16, 2 = 32। इस तरीके से कुछ शेल्स में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। इस बात को बताया किसने? बोर एंड बरी ने। जब हम इसे पीरियोडिक टेबल के रूप में देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में हम पाएंगे कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि पूरी तरीके से स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें कि इनर्ट एलिमेंट्स या इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। ये एलिमेंट कौन कौन से हैं? ये हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन और रेडॉन। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इनर्ट टाइप के कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये पूरी तरीके से स्टेबल हैं। अगर हम इनके एटॉमिक नंबर्स या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं उनकी बात करें तो इसमें 2, 2 + 8, इसीलिए इसको ऑक्टेट रूल भी कहा जाता है। 2 + 8 इसमें होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, फिर +8 यानी कि 18, +18 36, +18 54, +32 यानी कि 86। ये 2, 10, 18, 36, 54 और 86 ये सब इसके एटॉमिक नंबर्स हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर को जब भी हम कभी एलिमेंट को देखेंगे तो एलिमेंट को सबसे पहले हम उसका सिंबल देखते हैं,
सिंबल के बाद जो नीचे लिखा हुआ होता है जिसे हम Z के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहलाता है इसका एटॉमिक नंबर। और इसके ऊपर एक और चीज़ लिखी होती है जिसे हम A के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कहलाता है इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर, सिंबल, एटॉमिक मास, ये होता है पूरा का पूरा एक एलिमेंट का स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2 He, और फिर एटॉमिक मास होगा इसका 4। तो इसका मतलब ये कि हीलियम में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, प्लस इसका एटॉमिक मास कितना है, 4 यूनिट। 2 यूनिट इसका एटॉमिक नंबर, 2 इसका एटॉमिक नंबर है और 4 इसका एटॉमिक मास है। तो ये बात हो गई एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की। साथ ही साथ जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सभी के सभी अपने आप को इस इनर टाइप में, यानी कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होने की कोशिश करते रहते हैं। और इस होने की टेंडेंसी को, अपने आप को इस इनर्ट में शामिल करने की टेंडेंसी को ही उसकी वैलेंसी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसलिए इसका मतलब ये है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और ये अपने आप को इस नियॉन की तरह बनाना चाहता है। तो नियॉन की तरह बनाने के लिए उसे क्या करना होगा, या तो वो क्या काम करे कि 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ज़्यादा आसान इसको क्या होता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान पड़ता है। इसलिए सोडियम की वैलेंसी की कभी भी बात की जाएगी तो इसकी वैलेंसी होती है 1। ऐसे ही क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और ये अपने आप को आर्गन की तरह बनाना चाहता है। तो ये या तो काम कर सकता है कि अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे करके नियॉन की तरह बन जाए, या 1 इलेक्ट्रॉन ले करके आर्गन की तरह बन जाए। तो ये क्या काम करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले करके आर्गन की तरह बनना चाहता है, और इस तरीके से ये दोनों आपस में मिल करके ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे करके, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले करके आपस में ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना सकते हैं। इसी तरीके से इनकी वैलेंसी 1 और 1 कही जाएगी। ऐसे ही नाइट्रोजन, जिसमें कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अपने आप को नियॉन की तरह बनाने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या कहलाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसे नियॉन की तरह बनना है तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। इसी तरीके से हम सभी की वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो यही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें कि हमने लगभग बातें की। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये बातें हमने समझ ली हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चार्जेस किस तरीके से डेवलप होते हैं। ये सब बातें अगर हमने समझ ली हैं तो इसमें एक बात और छोटी सी रह जाती है, और वो छोटी सी बात है कि जब हम नेचर में देखते हैं तो नेचर में हमको इस तरीके से एटम्स दिखाई नहीं देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नेचुरल वे में हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन हमें या तो 1H1 की तरह दिखाई देगा, या 1H2 की तरह दिखाई देगा, या 1H3 की तरह दिखाई देगा। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर तो 111 ही है, लेकिन एटॉमिक मास इसका डिफर कर रहा है। कभी ये 1 हो जा रहा है, कभी ये 2 हो जा रहा है, कभी ये 3 हो जा रहा है। तो इस तरीके को जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता हो, तो ऐसे हम सभी को कहते हैं आइसोटोप्स। यही काम क्लोरीन में भी होता है, जैसे कि 17Cl, और इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे प्रोटियम, इसे ड्यूटेरियम और इसे ट्राइटियम के नाम से जाना जाता है। 17Cl 35 के रूप में भी है, 17Cl 37 के रूप में भी है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। ऐसे ही यदि हम देखें जिनके एटॉमिक वेट बराबर होते हों, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्गॉन
और कैल्शियम। इन दोनों की एटॉमिक मास 40 हैं और एटॉमिक वेट अगर मैं देखूं तो 20 और 18 है। अगर इनके एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट कर रहे हैं तो ऐसे हम सभी एलिमेंट्स को आइसोबार्स कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जानकारी देख लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।